आज राजीव सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में बुलाया और ख़ास कार्यक्रम जो हमारे छत्तीसगढ़ के महान मानवतावादी संत गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एक आप लोगों के बीच में और आप लोगों के विचार और सर का भी जो युवा कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे हैं, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया। साथियों, शिक्षा के माध्यम से ही हम जो चीज़ हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। बिना शिक्षा के तो हमारी जो वजूद है वो एक जानवर के समान है। जैसे उनमें कोई नियम कायदा कुछ नहीं रहता, वो जिधर भी जाना चाहे, जिधर भी आना चाहे, जो भी काम करना चाहे, वो स्वेच्छाचारिता है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम अनुशासन भी सीखते हैं और अपने ऊपर शासन भी करते हैं, क्योंकि हमें बनना क्या है, करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन तय करता है कि हम उस शिक्षा को किस रूप में लेते हैं। खासकर सर ने मेरे बारे में बताया कि मैं इस प्रदेश के नमस्कार सर का भी हार्दिक अभिनंदन। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और सतनामी समाज में मेरा जन्म हुआ और मेरा जन्म स्थान पुराना जो हमारा पैतृक धमतरी रहा, कुरुद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर, और आज मैं इस प्रदेश का एक मान्यता प्राप्त संघ है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मध्य प्रदेश में हमारे अजाक्स के प्रेसिडेंट हमारे सीनियर आईएएस कंसोटिया साहब हैं, जो अपर मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश शासन में। तो निश्चित तौर से बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम इस स्तर पे आए हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड भी कोई बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं रहा। किसान रहे मेरे पिताजी, मेरे परिवार में एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग आगे आए और आज इस लायक बने हैं कि हम आपके बीच में आप लोगों को भी सुन रहे हैं और हम अपना विचार भी आपके बीच में रख रहे हैं। निश्चित तौर से अजाक्स में आने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, हमने शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा, सामाजिक कार्यों में हमने ज़्यादा भागीदारी निभाया। कर्मचारियों के लिए तो हमने किया प्रदेश में, लेकिन साथ ही साथ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कर्मचारी जो साथी हैं वो कैसे जुड़े, इसलिए बिलासपुर में हम उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं पीएससी और व्यापम का, जो बहुत ही निर्धन हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते और प्रतिभावान हैं, और आर्थिक अभाव के कारण वो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो उन बच्चों को हमने स्क्रीनिंग के माध्यम से चयन किया जो बहुत पुअर थे। कोई ठेला चलाने वाले का बच्चा है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, कोई मजदूरी करने वाले का बच्चा है, कोई वो बाज़ार में सब्जी जो बेचते हैं, बहुत छोटे काम करते, कोई चना मुर्रा बेच रहे हैं। मैं जब उनके पालकों से जब स्क्रीनिंग किया, सबसे मिला, और जब उन्होंने बताया अपना स्थिति कि सर आपने हमें एक अवसर दिया है, और वो पालक रो डाले कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हमारे भी बच्चे ऐसे निःशुल्क कोचिंग करके अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा में मुकाबला करेंगे, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि हमारा भी शिक्षा जो है बचपने में, जब हम भी लोग बहुत कठिन परिश्रम से आज इस लायक बने हैं, स्ट्रगल करके बने हैं, और जब समाज में देखते हैं उन बच्चों को, तो हमारे पुरानी दिन जो हमने बिताया है वो याद आ जाता है। और इसीलिए
हमने बिलासपुर में भी कोचिंग सेंटर खोला है, और मरवाही जो सुदूर अंचल है जहाँ पर पूरा आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमने निःशुल्क कोचिंग, जहाँ पर बहुत विकर्ष बच्चे थे, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रतिभावान थे, लेकिन आर्थिक क्षेत्र से, चूँकि आदिवासी क्षेत्रों में कोई बहुत अच्छा वहाँ पर व्यापार व्यवसाय के साधन है ही नहीं है, परिवार मजदूरी या छोटे मोटे किसानी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर करके आए हैं। तो वहाँ लगभग हमारे पास 290 बच्चे हैं राजीव सर, और बिलासपुर में हमारे पास अभी 48 बच्चे हैं, और आने वाले समय में वो आगे बढ़ेगा। अभी हमने वहाँ लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा लाइब्रेरी फार्म किया, हमारे कमिश्नर साहब कावरे साहब जी गए थे, और जब हमने बच्चों का एडमिशन भी किए थे तब भी हमने सम्माननीय कावरे साहब को वहाँ पर हम बुलाए थे, बच्चे लोग को वो देखे करके, और बहुत हमें सहयोग मिलता है सम्माननीय कावरे साहब का, और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं वो। तो बच्चों, ये तो एक पृष्ठभूमि रहा कि हमें करना क्या चाहिए। आप भी लोग जब आगे बढ़ेंगे और जब कोई आपको मदद करेगा, और उस मदद के बदौलत जब आप आगे बढ़ते हो, तो स्वाभाविक तौर से आपके भी मन में वो जिज्ञासा रहता है कि मैं आगे बढ़ने के बाद मेरे जैसे और कमज़ोर जो समाज में वंचित वर्ग हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, हम लोग जातिगत भावना लेके कोई काम अभी तक से नहीं किए। हमारे कोचिंग सेंटर में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग के भी बच्चे जो हैं वो हमारे पास हैं। हमने कभी इस क्षेत्र में भेदभाव, शिक्षा कभी भेदभाव पैदा नहीं करता है, इसलिए हमने सभी वर्गों को वहाँ समान रूप से अवसर दिया जो ज़रूरतमंद थे। यहाँ भी चूँकि मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन राजू सर से ज़रूर मैं इस बारे में, यहाँ के कोचिंग के बारे में ज़रूर जानूँगा। लेकिन ये है, जब भी आपको कोई भी अवसर देता है, मौका देता है आपको आगे बढ़ने का, तो मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बेहतर एफर्ट आपको लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये निःशुल्क है, आपके पीछे कोई दूसरा लगा रहा है, क्योंकि आपका भविष्य बने इसलिए कोई दूसरा आपका जो आर्थिक बोझ को उठा रहा है। तो ये कभी भी ना सोचे कि वो निःशुल्क है, क्योंकि आपका शुल्क कोई और दे रहा है, तो आपकी जवाबदारी दो तरफा हो जाता है। एक तो उनके भी जो भावनाएं और जो आस्था आपके साथ जुड़ा हुआ है वो, और आपका लक्ष्य, ये दो चीज जब आप तय कर लोगे तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि कभी आप असफल नहीं होगे। और असफलता नाम की कोई चीज तो है ही नहीं जिंदगी में। लोग सोचते हैं मैं असफल हो गया करके, नहीं। अगर कोई आप परीक्षा में भी असफल हो गए तो वो असफलता नहीं है, वो आपके अनुभव को और आपके आगे काम करने का जो स्टेज है, वो ताकत है, उसको वो देता है कि कहाँ पर आप में कमी रह गई। असफलता का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप उस चीज़ से एकदम ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि आपको एक नया अनुभव मिलता है कि मेरे में कहाँ कमी रह गई, उसको पूरा करने का। तो असफलता भी सफलता का सबसे बड़े सीढ़ी है और बहुत बड़ा पायदान है। उसको कदाचित एक मानसिक तौर से आपको नहीं लेना है, मन में बिठा लेता है कि अब तो मैं कभी सफल हो नहीं सकता, मेरा सहपाठी आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये जो भाव आता है ना, उससे निश्चित तौर से मैं उसको असफलता मानता हूं कि आप आगे बढ़ने का प्रयास ही छोड़ दिए। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए एक रास्ता बनता है शिक्षा के माध्यम से। और जैसे सर अभी मैं 2 मिनट जरूर सुना कि छत्तीसगढ़ का, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ बना कैसे। हमारे यहाँ गढ़ प्रथा नहीं है, ये राजस्थान में है जो गढ़ जिसको किला हम बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में गढ़ का मतलब होता है गढ़ना, बनाना, निर्माण करना होता है। लेकिन लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ थे, किला थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा में जब आप उसका परिभाषित करोगे, उसको डेफिनेशन करोगे, तो यहाँ गढ़ का मतलब होता है किसी चीज़ को गढ़ना। हम लोग बोलते हैं ना, अरे बोला गढ़ ले बे रे, बना ले बे, ये है उसका अर्थ। गढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ के शब्दों में किला नहीं है, कहीं भी गढ़ मतलब किला शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और अगर कोई छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो छत्तीसी
किला नहीं है। अगर कोई गढ़ का अगर कोई गिनती करोगे तो मैं सोचता हूँ कि नहीं में वो 100 से कम नहीं होंगे। छोटे छोटे भी जो गढ़ है उसका हमने गिनती नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसको और डिफाइन करने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा। जैसे मैं भी देख रहा था 18 इधर और 18 उधर ऐसे करके इस चीज़ को किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ का नाम हमें कैसे प्राप्त हुआ। हाँ, एजुकेशन में जैसे हमारे पीएससी का और व्यापम का, एसएससी का, ये सारी चीज़ जब आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो सर ने जो कहा कि एक सामान्य परिभाषा जो है वो तो सभी लोग लिख लेते हैं कि जैसे गाय का हम लोग लिखते थे कि गाय के 2 आँख होते हैं, 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होते हैं, 4 पैर होते हैं, ये स्वाभाविक है। तो गाय है तो उसमें होता है, लेकिन उस गाय का विशेषता क्या है, वो गाय क्यों बना और उसको हम पूछते क्यों, और उसकी उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में क्यों है, ये चीजें जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक जो प्रश्न किया है वो प्रश्न आपको 2 आंख 2 4 1 पूंछ के लिए नहीं किया है। वो ये जानना चाहता है कि उस गाय की जरूरत क्यों पड़ा हमको सबसे ज्यादा, और वो हमारे मानव जीवन में अभिन्न अंग क्यों बन गई, वो चीजें आपको डिफाइन करना है। तो कहने का सर ने जो समझा रहा था, तो निश्चित तौर से जो जिस चीज को वो प्रश्नकर्ता सुनना चाहता है, उसके दिल में क्या है, उस विषय के बारे में जिज्ञासा क्या है, सामान्य तौर से तो सभी चीज ने बता दिया, आपने सब ने लिख दिया, लेकिन विशेष तौर से किसने उस चीज को बेहतर डिफाइन किया, वही मेरिट होता है। उसी को समझते हैं कि इन्होंने तैयारी किया है इस चीज का, और उसी से हमारा जो एक भविष्य बनता है, जो हमारा लक्ष्य हासिल होता है। एक